जैन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, लगातार हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे और जियोग्राफी में हम लोग जो है भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनको कंप्लीट करने का काम कर रहे थे। तो जैसे कि 3 से 4 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, अगली क्लास आज हम लोग लेकर आए हुए हैं। ठीक है। और इस क्लास में जितनी भी आपकी बची हुई नदियां हैं जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है, उन सारी नदियों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। आज हम शुरुआत करेंगे महानदी से। ठीक है। तो महानदी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है उसके आगे आप बाकी जो नदियां हैं सारे क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले महानदी में याद रखना है आपको जो इसके प्रमुख पॉइंट है, जो महानदी है। ठीक है। इसका महानदी का उद्गम कहाँ से होता है प्यारे साथियों? तो महानदी का जो उद्गम होता है ये दंडकारण्य के पठार से होता है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया आपसे कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है। तो दंडकारण्य के पठार से होता है। अगर फिर आपसे पूछेगा कि महानदी की लंबाई है कितनी है, तो 852 किलोमीटर। ठीक है। महानदी की लंबाई कितनी है? 852 किलोमीटर। अगर बात करें कि जो महानदी है, महानदी को ही भारत की हुआंगहो नदी कहा जाता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है हुआंगहो नदी दोस्त कहाँ की है प्यारे साथियों? तो हुआंगहो नदी जो है ये चीन की बहने वाली एक नदी है और इसे चीन का शोक भी बोला जाता है। हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी बोला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि भारत की हुआंगहो नदी तो महानदी को बोला जाता है। ठीक है। कि भारत में जो है हुआंगहो नदी की संज्ञा किस नदी को दी गई है? तो वो महानदी को दी गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बात करें, जो महानदी है ये पीली मृदा, ठीक है, पीली मृदा को प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जहां जहां पे ये नदी बहती है। तो इस नदी का जो किनारा या जहां पर भी है नदी बेसिन जो एरिया है वहां पे पीली मृदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसी नदी की वजह से, ठीक है, महानदी की वजह से ही छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? कहां से निकलती है? दंडकारण्य के पठार से। लंबाई कितनी है? 852 किलोमीटर। भारत की हुआंगहो नदी किसे कहते हैं? तो महानदी को बोलते हैं। ठीक है। और महानदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसी महानदी की वजह से ही छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या है, दंडकारण्य का पठार है। ये आपकी नदी बह रही है। ठीक है। ये आपकी नदी बहती हुई जा रही है आगे की ओर। ठीक है। तो इससे कुछ मिलने वाली नदियां हैं, इनको देखते हैं। जो बाएं साइड से मिलने वाली 3 नदियां हैं उनको याद रखना। पहली नदी है आपकी शिवनाथ, दूसरी है मंड और तीसरी है दूब। ये 3 नदियां हैं जो महानदी के बाएं साइड से मिलती हैं। 2 नदियां हैं जो दाएं साइड से मिलती है, यानी दाएं तट से मिलती है, ओंस और टेल। ये 2 नदियां हैं जो महानदी से दाएं साइड से मिलती है। ठीक है। आगे आकर कटक, इसको सबसे मेन जो पॉइंट है, इसी महानदी के किनारे आपका कटक शहर बसा हुआ है। ठीक है। और कटक में चावल अनुसंधान संस्थान भी है। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान, वो कटक में ही है। और अगर आपसे पूछा जाए, कटक में आपका स्टेडियम भी है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी यहाँ पर खेले जाते हैं। तो कटक याद रखना किस नदी के किनारे है प्यारे साथियों? कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। जो सबसे एक प्रमुख पॉइंट है, हीराकुंड बांध। तो महानदी में ही हीराकुंड बनाया गया है उड़ीसा में प्यारे साथियों। कहां पर है हीराकुंड बांध पड़ता है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। और इस महानदी पर बनाया गया है। तो एक आंसर आप देंगे कि हीराकुंड जो बांध है, बहुत सारे बांध है, ठीक है, भाखड़ा है, हीराकुंड है और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो हीराकुंड बांध है ये क्यों प्रसिद्ध है? इसकी खासियत क्या है? ठीक है। तो आप लोग बताएंगे हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है या सबसे लंबा बांध है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। आगे हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। ठीक है। कौन सी नदी है प्यारे साथियों? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की जो प्रमुख बातें हैं वो सारी चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसमें ले सकते हो। ठीक है। एक एक चीज पे हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो गोदावरी नदी है प्यारे साथियों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये त्र्यंबक के पठार यानी महाराष्ट्र से होता है। ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग याद रखना है, कहाँ से होता है? जो है त्र्यंबक पहाड़ी से। और त्र्यंबक के पहाड़ियां कहाँ है या पठार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अंदर पड़ता है। आगे अगर हम बात करें, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है प्यारे साथियों? तो 1465 किलोमीटर है। ठीक है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी गोदावरी को ही माना जाता है। ठीक है। लंबाई तथा अफवाह के आधार पर इसे दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि साउथ की गंगा किसे बोलते हैं या दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों, दक्षिणी गंगा जो है वो गोदावरी नदी को ही बोला जाता है। ठीक है। और इसी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे चाहे दक्षिण की गंगा पूछे
या फिर वृद्ध गंगा पूछे या फिर बूढ़ी गंगा पूछे, ये सारे जो नाम है वो गोदावरी नदी के ही नाम है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तथा अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है प्यारे साथियों, तो आपकी गोदावरी नदी ही रहने वाली है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी को माना जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अगर भारत की पूछेगा तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, क्योंकि गंगा नदी की लंबाई 2525 है, जो आपने पिछले क्लासों में पढ़ भी लिया है। तो गंगा नदी के बाद इसका नंबर आता है, तो ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है। नासिक में महाकुंभ का आयोजन गोदावरी नदी के किनारे ही होता है। कई बार पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पर महाकुंभ लगता है, वो सारे स्थान आपको हमने पढ़ा दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे कहाँ कहाँ पर भारत में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो आपसे जो पूछेंगे कि जो नासिक में महाकुंभ लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है प्यारे साथियों, तो वो गोदावरी नदी के किनारे ही लगता है। इस बात को आप सभी को याद रखना है। ठीक है। और महाकुंभ का जो आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि महाकुंभ का आयोजन कितने दिन में होता है, कुंभ का आयोजन में कितने दिन में होता है, और अर्ध कुंभ का आयोजन कितने दिन में होता है। ठीक है। तो महाकुंभ का जो आयोजन है वो 12 वर्ष में होता है। क्यों ऐसा, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरा करता है, इसी वजह से 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो कि कहाँ कहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है। हालांकि हमने पिछली क्लास में भी आपको बता रखा है। तो महाकुंभ का आयोजन पहला जो होता है एक हरिद्वार में होता है। तो हरिद्वार में पूछेंगे जो महाकुंभ लगता है ये किस नदी के किनारे लगता है, तो यह गंगा नदी के किनारे लगता है। ठीक है। अगर पूछे आपसे कि प्रयागराज में जो है महाकुंभ लगता है, वर्तमान में आज की डेट में महाकुंभ का प्रारंभ हो चुका है। ठीक है। एक से एक वहां पे सन्यासी, एक से एक झांकी आपको दिखाई जा रही है। तो प्रयागराज में प्यारे साथियों जो लगता है वो गंगा यमुना पे लगता है। हालांकि यहाँ पे सरस्वती नदी भी, कुछ लोग बोलते हैं गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, लेकिन प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि जो सरस्वती नदी है वो आज की डेट में विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। तो वर्तमान में दो ही नदियां हैं, गंगा और यमुना, इन्हीं के संगम पे प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। तीसरा महाकुंभ आपका उज्जैन में होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। और एक होता है नासिक में, गोदावरी की नदी के किनारे, जो अभी हमने आपसे चर्चा की थी। तो ये चार हैं, चार स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन लगता है। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा और यमुना के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है। और जो ये क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। पूछेगा कि चंबल से सबसे बड़ी सहायक नदी, तो क्षिप्रा नदी है। अब एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि जो है चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका आंसर आप बताएंगे। जैसे चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी क्षिप्रा, तो चंबल किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, आगे हम बात करेंगे गोदावरी नदी की, कि गोदावरी नदी किस तरह से और कहां कहां से बह रही है और कौन कौन सी नदियां गोदावरी नदी से मिल रही है। प्यारे साथियों सबसे पहले याद रखना, जो गोदावरी नदी है आपको अभी हमने पढ़ाई दिया, त्र्यंबक की पठारी से निकलती है और आगे ये बहती हुई चली जाती है। तो सबसे पहले हम बाएं साइड से मिलने वाली नदियों की अगर बात करें, ठीक है, तो गंगा नदी, ये आपकी गोदावरी नदी बह रही है, यानी वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा जिसको बोलते हैं। तो गंगा नदी से बाएं तट पर सबसे पहले जो मिलने वाली नदियां, इसे पूर्णा या पवारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, दूसरी जो बाएं साइड से मिलने वाली नदियां हैं, ये पेन गंगा इधर से आती है और इधर से आ रही प्यारे साथियों वेन गंगा। ठीक है। ये पेन गंगा और ये वेन गंगा, और आगे आकर दोनों नदी मिल जाती हैं। और आगे जब दोनों नदियों की दो धाराएं एक होती हैं, तो इन्हीं पेन गंगा और वेन गंगा की जो संयुक्त धारा है, इसे हम प्राणहिता नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्राणहिता नदी के नाम से जाना जाता है। और यह प्राणहिता नदी आगे आकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो दो नदियां आपकी मिल गई हैं गोदावरी से बाएं तट से। अब तीसरी नदी जो है इंद्रावती नदी है। ठीक है। इंद्रावती नदी जो है ये आती है और ये भी गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो जो आपकी इंद्रावती नदी है, इससे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात, या इसी का नाम है आपका नियग्रा जलप्रपात, जो ठीक है भारत में से नियग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आपका चाहे चित्रकूट जलप्रपात पूछे या नियग्रा जलप्रपात ज्यादा पूछता है, तो नियग्रा जलप्रपात अगर पूछेगा तो वो प्यारे साथियों इंद्रावती नदी पे है। और इंद्रावती जो नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अब बात करेंगे दाएं साइड से मिलने वाली नदी की। ठीक है। तो दाएं साइड से जो मिलने वाली नदी है उसका नाम मंजरी नदी है। कौन सी नदी है?
मंजरी नदी है जो गोदावरी नदी से दाएं साइड से मिलती है। और एक बार पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है कि जो मंजरी नदी है, ठीक है, मंजरी नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो मंजरी नदी पे प्यारे साथियों निजाम सागर बांध स्थित है। ठीक है, कौन सा बांध है? निजाम सागर बांध जो है मंजरी नदी पर बना हुआ है। अब आप लोग ये बताएंगे कमेंट करके कि जो निजाम सागर बांध है ये किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि निजाम सागर बांध किस नदी में पड़ता है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और है आप सभी से कि जो एक क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगर पता है तो बताइए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। तो दक्षिण भारत का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, जो सबसे कौन सा था? दाइमाबाद। आप लोग बताएं कौन सा दक्षिणी बिंदु है? ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह जो है गोदावरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी नगर था जिसकी खोज हुई थी, जिसका नाम है दाइमाबाद, वो जो आपका है प्यारे साथियों, वो गोदावरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। इस पर जो बनने वाले बांध हैं, ठीक है, तो इस पे कुछ बनने वाले बांध हैं। एक है जायकवाड़ी। ठीक है, जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पर है और प्यारे साथियों ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और बांध का नाम क्या है? तो बांध का नाम आप सभी को याद रखना है, जायकवाड़ी, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। दूसरा आपका बांध है निजाम सागर, जिसका आंसर आपसे हमने अभी पूछा था। तो निजाम सागर जो बांध है मंजरी नदी में पड़ता है और मंजरी नदी, ठीक है, और पूछेगा कि निजाम सागर बांध अगर राज्य पूछ ले प्यारे साथियों तो तेलंगाना। ठीक है, एक है प्रेम पोम पोम, क्या नाम है इसका, कोई बताएगा? हाँ, पोचम पाद करके इसका नाम मिलता है, पोचम पाद। ठीक है, पोचम पाद जो बांध है प्यारे साथियों, श्री राम सागर बांध इसी को ही बोलते हैं, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे एक बांध और पड़ता है आपका धवलेश्वरम। अगर धवलेश्वरम बांध की बात करें या कोलावरम बांध के विषय में बात करें, धवलेश्वर या कोलावरम बांध, ये दोनों बांध गोदावरी नदी पर है और पड़ते कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें अगर कृष्णा नदी की, ये भी दक्षिण भारत की एक बहुत ही फेमस नदी है कृष्णा नदी, और इस कृष्णा नदी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृष्णा नदी की सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी, प्यारे साथियों। तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर की पहाड़ी से होता है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो अभी हमने आपसे बताया कि भारत की सबसे लंबी की अगर बात करें तो गंगा नदी, दूसरी की बात करें लंबाई की दृष्टि से तो आपकी गोदावरी आ जाती है, तीसरे नंबर पे आपकी कृष्णा नदी आ जाती है, जो महाबालेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखना है। आगे हम बात करेंगे, हाँ, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो सहायक नदियों में आपको याद रखना है, कृष्णा की एक है तुंगभद्रा, ठीक है, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाट प्रभा और मूसी, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और मूसी के किनारे एक बड़ा शहर बसा हुआ जिसे हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि मोतियों का शहर किसे कहते हैं? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा शहर है जिसे मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी जो है उपयोगिता एवं पवित्रता के आधार पर, ठीक है, उपयोगिता एवं पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा भी इसको भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्रह्म, और ये निकलती कहाँ से है, ओरिजिन इसका कहाँ पर पड़ता है प्यारे साथियों? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि इस नदी के आते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों से वर्षा जल प्राप्त होता है, इसीलिए साल भर बहती, इसलिए इसे सदाबहार नदी के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी जल विवाद जो है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच हुआ करता था। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी। अगर आपसे पूछे कि कावेरी नदी जल विवाद कितने देशों के बीच है, तो प्यारे साथियों चार राज्यों के बीच में, देश नहीं, 4 राज्यों के बीच में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो इनको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, एक दो छोटी छोटी और नदियां बची हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की एक आपकी नदी है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी से आपसे पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी आप देख सकते हो, स्वर्णवती, हेमवती, ठीक है, अर्कावती और कवानी, भवानी, लक्ष्मण, लक्ष्मण तीता, ये 4-5 नदियां हैं जो कावेरी नदी की
आगे क्वेश्चन पूछेगा कि ताम्रपाणी नदी, एक ताम्रपाणी नदी है, इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपसे जब पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो आप गोदावरी में मारते हो। जब पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी, तो ज्यादातर बच्चे कावेरी आंसर मारते हैं और कावेरी को सही भी करवाता है। लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि अगर आपको ताम्रपाणी ऑप्शन में मिल जाए, तब पूछे कि बताओ दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है, तब आपके प्यारे साथियों ताम्रपाणी नदी ही हो जाएगी, फिर कावेरी नदी का आंसर गलत हो जाएगा। अगर ताम्रपाणी आपको आंसर में ना मिले, ऑप्शन में ना मिले, तो फिर आप कावेरी नदी को लगा सकते हो। तो जो ताम्रपाणी नदी है, इसका जो उद्गम होता है अगस्त मलई पर्वत से होता है, जो केरल में पड़ती है, और यह भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। क्या है यह प्यारे साथियों? भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। ठीक है, और इसे पापनासा परियोजना इसी पर स्थित है। ठीक है, पापनासा परियोजना जो है इसी ताम्रपाणी नदी पर स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ठीक है, आज की प्यारे साथियों आज की जो क्लास है यहीं तक रहने वाली है। ठीक है, आगे की जो नदियां हैं, जो भी कुछ अभी नदियों से बचा हुआ है, वो सारा जो हम लोग एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।